हेलो राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। आपने भेज डिमांड की कि भैया फेडरल सिस्टम पे भी आप वीडियो बनाओ, तो मैं आपके लिए इसकी क्लास लेके आया हूँ। यूनिट 1 है अपनी भारतीय संविधान की संघीय और एकात्मक विशेषताएं। इस पर अपन 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान की दो प्रमुख संघीय विशेषताएं क्या हैं? तो भारतीय संविधान की दो प्रमुख संघीय विशेषताएं शक्तियों का विभाजन और द्विसदनीय विधायिका है। शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच होता है, जैसा कि 7वीं अनुसूची में सूचीबद्ध है। द्विसदनीय विधायिका में लोकसभा जनता का सदन होता है और राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। ये शामिल हैं जो राज्यों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व देती है। अगला क्वेश्चन अपना, एकात्मक और संघीय सरकार में क्या अंतर है? तो एकात्मक सरकार में सारी शक्तियां एक ही केंद्रीय इकाई में निहित होती हैं। इसके विपरीत संघीय सरकार में शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक रूप से विभाजित होती हैं। भारत में यद्यपि एक संघीय ढांचा है, कुछ प्रावधान जैसे कि एकल नागरिकता और एकीकृत न्यायपालिका इसे एकात्मक झुकाव देते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, भारतीय संविधान की दो प्रमुख एकात्मक विशेषताएं क्या हैं? तो भारतीय संविधान की दो प्रमुख एकात्मक विशेषताएं एकल नागरिकता और एकल संविधान है, यानी सभी के लिए एक ही नागरिकता होगी और एक ही संविधान होगा। एकल नागरिकता पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करती है। एकल संविधान केंद्र और राज्य दोनों पर लागू होता है, जिससे एक रूपता बनी रहती है। ये नहीं होगा कि भाई राज्य का अलग संविधान होगा, देश का अलग होगा, दोनों का एक ही संविधान होगा, एक ही नागरिकता होगी। भारत को अर्ध संघीय राज्य क्यों कहा जाता है? तो भारत को अर्ध संघीय राज्य कहा जाता है क्योंकि इसमें संघीय और एकात्मक दोनों प्रणालियों की विशेषताएं हैं। यह शक्तियों का विभाजन करता है, लेकिन केंद्र को अधिक शक्ति देता है, खासकर आपातकाल के दौरान। यह राज्यों को स्वायत्तता प्रदान करता है, लेकिन साथ ही केंद्र के हस्तक्षेप की भी अनुमति देता है, जिससे यह अद्वितीय मिश्रण बनता है। यानी कि राज्यों को भी शक्ति देता है और केंद्र को भी शक्ति देता है। अगर राज्य कुछ गलत करे तो उसमें केंद्र हस्तक्षेप कर सकता है। भारतीय संविधान में शक्तियों के विभाजन को स्पष्ट करें। तो भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची के तहत शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है, जिनमें संघ सूची जो केंद्र के लिए होती है, और राज्य सूची जो राज्य के लिए होती है, और समवर्ती सूची जो दोनों के लिए होती है, केंद्र और राज्य दोनों के लिए। यह विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच सुचारू कामकाज सुनिश्चित करता है। यानी कि ये 3 विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच संबंध स्पष्ट करता है कि कौन कौन से काम राज्य करेगा, कौन कौन से कार्यों में हस्तक्षेप केंद्र कर सकता है, जिससे दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकें। केंद्र सरकार राज्य के मामलों में कैसे हस्तक्षेप कर सकती है? तो केंद्र सरकार कई तरीकों से राज्य के मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है, जैसे कि संसद की राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति देना, अनुच्छेद 249 के तहत। राज्यपाल की नियुक्ति के माध्यम से, यानी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, केंद्र सरकार करती है ना। और अखिल भारतीय सेवाओं के माध्यम से यह हस्तक्षेप देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। भारतीय न्यायपालिका की संघीय विशेषता क्या है? तो भारतीय न्यायपालिका की एक महत्वपूर्ण संघीय विशेषता स्वतंत्र न्यायपालिका है। यानी न्यायपालिका स्वतंत्र है, इस पर कोई दबाव नहीं बना सकता। यह केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करती है और संविधान की व्याख्या करती है। हालांकि एकीकृत न्यायपालिका न्यायिक प्रणाली से इसे एकात्मक बनाती है, जहाँ सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर होता है और उच्च न्यायालय इसके अधीन काम करता है। यानी कि यह सर्वोच्च होती है, सर्वोच्च न्यायालय, और इसके नीचे जो उच्च न्यायालय होता है। भारत में राज्यों के राज्यपाल की क्या भूमिका है? तो राज्यों में राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है।
वे राज्य की संवैधानिक मशीनरी के मुख्य होते हैं, यानी संवैधानिक प्रमुख होता है, और केंद्र राज्य संबंधों में एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो केंद्र के नियंत्रण को मजबूत करती है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्तियाँ देता है? तो अनुच्छेद 249 संसद को राज्य सूची में शामिल किसी भी विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बनाने का अधिकार देता है। यदि राज्यसभा अपनी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है कि कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद उस पर कानून बना सकती है। अगला क्वेश्चन अपना, एकल संविधान की विशेषता को समझाएं। तो भारत में केंद्र और राज्यों के लिए एक ही संविधान है। यह सभी सरकारों के लिए एक समान संवैधानिक ढांचा प्रदान करता है। हालांकि यह राज्यों को कुछ मामलों में स्वायत्तता देता है, लेकिन यह केंद्र के लिए सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है, जिससे देश में कानून और प्रशासनिक एकरूपता बनी रहती है। यानी राज्य को भी स्वतंत्रता देता है और केंद्र को भी देता है कि राष्ट्र के मामलों में हस्तक्षेप कर सके केंद्र सरकार। राज्यसभा का क्या महत्व है? तो राज्यसभा भारतीय संसद का ऊपरी सदन होता है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। यह सुनिश्चित करती है कि विधायी प्रक्रिया में राज्यों की आवाज़ सुनी जाए। यह संघीय ढांचे को मजबूत करती है और राज्यों के हितों की रक्षा करती है, जिससे केंद्र सरकार मनमानी न कर सके। भारतीय संविधान में किस प्रकार का दोहरा शासन है? तो भारत में केंद्र और राज्यों के बीच एक दोहरा शासन है, जहां प्रत्येक सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करती है। केंद्र सरकार पूरे देश के लिए और राज्य सरकारें अपने अपने राज्य के लिए जिम्मेदार हैं। यह एक दोहरी सरकार संघीय प्रणाली की एक बुनियादी विशेषता है। भारत में वित्त आयोग का क्या कार्य है? तो वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच के करों के वितरण के लिए सिफारिश करता है। यह राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वित्त आयोग का गठन हर 5 साल में होता है और यह केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में संतुलन बनाए रखता है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का क्या प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ वे विषय हैं जो किसी भी सूची में शामिल नहीं है। केंद्र सरकार के पास रहती है ये सूची अवशिष्ट शक्तियाँ। यह व्यवस्था कनाडा के संविधान से प्रेरित है और केंद्र को अधिक शक्ति देता है, जिसे एकात्मकता का झुकाव दिखता है। राष्ट्रीय हित में राज्यों की विधायी शक्तियों पर केंद्र का नियंत्रण कैसे होता है? तो राष्ट्रीय हित में संसद द्वारा राज्य विषय पर कानून बना सकती है। इसके अलावा कुछ विधेयकों को राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है। यह नियंत्रण सुनिश्चित करता है कि राज्य के कानून राष्ट्रीय नीतियों के अनुरूप हों। भारतीय संविधान में द्वैध शासन प्रणाली का क्या अर्थ है? तो भारतीय संविधान में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना करता है। यानी भारतीय संविधान द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना करता है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपने अपने अधिकार क्षेत्र में संप्रभु हैं, यानी स्वतंत्र हैं। यह व्यवस्था संघात्मक शासन की नींव है। यहाँ दोनों सरकारों का अस्तित्व संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया संघीय या एकात्मक विशेषता बतानी है अपन को। तो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया एक मिश्रित विशेषता है। कुछ प्रावधानों को केवल संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है, जबकि कुछ अन्य को संसद के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों द्वारा भी अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। एकीकृत न्यायपालिका की अवधारणा को समझाएं। तो भारत में न्यायपालिका एकीकृत है, जिसका अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है और उसके नीचे उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। यह प्रणाली एक समान कानून और न्याय सुनिश्चित करती है। यह एकात्मक विशेषता है, क्योंकि यह राज्यों की अलग अलग न्यायिक प्रणालियों को प्रतिबंधित करती है।
अखिल भारतीय सेवाओं जैसे IAS, IPS आदि का क्या महत्व है? तो अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र और राज्य दोनों के लिए काम करती हैं। ये अधिकारी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त और नियंत्रित होते हैं, लेकिन वे राज्य सरकारों के अधीन काम करती हैं। यह प्रणाली प्रशासनिक एकरूपता बनाए रखने में मदद करती है और केंद्र के नियंत्रण को मजबूत करती है। एकल नागरिकता का क्या लाभ है? तो एकल नागरिकता देश के सभी नागरिकों में एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ाती है। यह क्षेत्रीय भेदभाव को कम करती है और पूरे देश में समान अधिकार सुनिश्चित करती है। यह एक महत्वपूर्ण एकात्मक विशेषता है जो राष्ट्रीय एकता को मजबूत करती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 3 संसद को नए राज्यों का गठन करने, मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों को बदलने का अधिकार देता है। यह शक्ति केंद्र के पास है, जो राज्यों के अस्तित्व को पूरी तरह से केंद्र के नियंत्रण में रखती है और एकात्मकता को दर्शाता है। एकात्मकता दर्शाती है, यानी हम सब एक हैं भाई। राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता सीमित क्यों है? भारत में राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता सीमित है क्योंकि वे राजस्व के लिए काफ़ी हद तक केंद्र सरकार पर निर्भर रहते हैं। अधिकांश प्रमुख कर केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए जाते हैं और राज्य को उनका हिस्सा वित्तीय आयोग की सिफारिश के आधार पर मिलता है। यानी कि राजस्व केंद्र सरकार द्वारा अधिक लिया जाता है। जो केंद्र सरकार लेती है बाद में वो राज्य को देती है राजस्व के रूप में। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का क्या अर्थ है? तो ये अपन पहले भी बता दिया था। अवशिष्ट शक्तियाँ वे विधायी शक्तियाँ हैं जो संविधान में उल्लिखित किसी भी सूची, संघ, राज्य, संवर्ती सूची में शामिल नहीं है। भारत में ये शक्तियाँ केंद्र सरकार को सौंपी गई हैं, जो कनाडा के संघीय मॉडल के समान है और केंद्र को अधिक शक्ति देती हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना। क्या भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किया गया है? तो नहीं, भारतीय संविधान में संघ शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया है। इसके बजाय अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया गया है। यह इंगित करता है कि भारतीय संघ राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है और राज्यों को इससे अलग होने का अधिकार नहीं है, यानी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते। क्या आपातकालीन प्रावधान भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है? तो हाँ, आपातकालीन प्रावधान भारतीय संविधान की एक प्रमुख एकात्मक विशेषता है। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार को राज्यों पर पूर्ण नियंत्रण मिल जाता है और देश की शासन व्यवस्था लगभग एकात्मक हो जाती है। यह राज्यों की स्वायत्तता को निलंबित कर देता है और केंद्र को सर्वोच्च शक्ति देता है। यानी आपातकाल के समय केंद्र सरकार अधिकार कर लेती है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ऐसे करके यूनिट 1 पर 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। आप जितना प्यार देंगी उतनी जल्दी यूनिट 2 के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और ये क्लास कैसी लगी आपको कमेंट के माध्यम से मेरे को बताना। धन्यवाद।